Hello everyone, welcome to a second episode of FBS Talkies. Today we have Dr. Vijay with us. He's a senior doctor in SGACC, one of the biggest clinic as well as NGOs in Delhi NCR. Not just Delhi NCR, in fact India. They have OPD, they have an ICU and they have an OT for over 200 dogs daily. And Mr. Vijay is a very young chap. I think he's been in this industry for 3 years now and very passionate about what he does. अब डॉक्टर विजय से सुनते हैं कि यहाँ पे आके उन्हें कैसा लग रहा है। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू हम और नॉलेज और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को दे सकते हैं। तो विजय जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, मुद्दे पे आते हैं। हम लोग अपनी ऑडियंस को ना हमेशा डायरेक्ट आंसर देना चाहते हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे उसके जवाब दीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद ऑडियंस का कुछ सवाल होंगे तो आप feel free to put it in the comments and we will be able to answer them as much as possible. तो विजय जी, आप दिन में कितने केसेस ट्रीट करते हो? मैं अराउंड 150 to 200 केसेस पर डे विद अदर डॉक्टर्स एंड पैरावेट्स। एंड उसमें से कितने पपीज रिलेटेड होते हैं और कितने एडल्ट डॉग्स के होते होंगे? उसमें अराउंड 50 पपी एंड 150 अराउंड एडल्ट डॉग्स। सो पपी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे पपी लेना है, ठीक है, और मैंने अब एक पपी मैं घर ले आया, तो उसमें वैक्सीनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? टाइमली वैक्सीनेशन का क्या मतलब है? नहीं कराएंगे तो क्या होगा? और कब ड्यूरेशन क्या होता है वैक्सीनेशन का, और कौन कौन सी लगनी चाहिए और किस एज तक? थोड़ा आप हमें गाइड करिए। सबसे पहले आप पपी लेंगे तो आपको सबसे पहले जब पपी लेंगे तो आपको पहले पपी ये देखना है कि आपको कहाँ से लेना है, किससे लेना है। अगर आप ले रहे हो तो ब्रीडर जो है वो जो है साउंड नॉलेज होना चाहिए उसको भी कि कैसे उसको उसने ब्रीडिंग कैसे कर रही है, प्रॉपर से उसे रखा है कि नहीं रखा है, उसकी मदर वैक्सीनेटेड है कि नहीं है, डिवॉर्मिंग प्रॉपर है कि नहीं है, फीडिंग शेड्यूल प्रॉपर है कि नहीं है। फिर अगर आप पपी लेके आते हैं तो प्रॉपर एज एक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि आप 30 डेज़ का 35 डेज़ का या एटलीस्ट 2 मंथ्स के बाद आप उसको अपने पास लेके आएँ। अगर 2 मंथ्स के बाद आप लेके आते हैं तो उसको सबसे पहले आप वेट पे चेकअप कराएं कि ये प्रॉपर है, हेल्दी है, कोई इसको प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर उसके बाद आप प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन आपको उसको देना है, वैक्सीन आपको कब करानी है, डिवॉर्मिंग कब करानी है, ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए जो है वेट के पास आपको चेकअप के लिए और नॉलेज के लिए आपको जाना है। तो वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहला वैक्सीनेशन कौन सा होता है और कौन कौन से वैक्सीनेशन जनरली लगाए जाते हैं डॉग्स को? वैक्सीनेशन हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम DHPPI लगाते हैं, यानी कि 7 in 1, 5 in 1 या फिर कोई 9 in 1 लगाता है। मतलब बेसिकली पार्वो, डिस्टेम्पर और लेप्टोस्पायरा ये इस डिजीज़ के लिए लगाए जाते हैं। वो हम 45 डेज़ में स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग इससे पहले भी लगाते हैं, पपी डिपी 40 to 45 डेज़ के अराउंड, वो पहले भी लगा सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो है मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो 45 डेज़ के बाद करते हैं। तो सबसे पहले 7 in लगता है, उसके बाद कोरोना के बाद आप लगाएंगे रेबीज़ एंड कैनल कफ। ये सारी डिजीज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि पपीज़ में होने के बहुत सारे चांसेस है। तो आपको सबसे पहले वैक्सीनेशन शेड्यूल जानना और उसको प्रॉपर एज में कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टाइम पे। सो गाइज, लेट मी टेल यू समथिंग। अ लॉट ऑफ पपीज डाई ऑफ दीज 2 डिजीजेस कॉल्ड पार्वो एंड डिस्टेम्पर। क्यों होती हैं नहीं पता। एक वायरस है जो एनवायरनमेंट में रहता है, उसको एलिमिनेट, बहुत कम चीज़ें हैं जिससे वो एलिमिनेट हो सकता है, और वो एयरबॉर्न होता है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको 2 महीने का पपी लेना है। जब तक वो फुली वैक्सीनेट नहीं हो जाता आपको उसे घर से बाहर नहीं ले जाना। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। इतने केसेस हम लोग के पास इसलिए आते हैं कि आप 3 मंथ्स के पपी को वॉक पे ले गए, उसे पार्वो डिस्टेम्पर हो गया, अब आप ढूंढ रहे हो कहाँ से हुआ, क्या हुआ। उसके सिम्टम्स भी मैं आपको बता देता हूँ। वॉमिटिंग, लूज़ मोशन अगर ग्रीन हो जाए तो सिचुएशन थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। तो हमेशा ध्यान रखिए, पपी लीजिए 2 महीने का, कोशिश करिए। ब्रीडर ने पूरा वैक्सीनेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 45 डेज़ की एज पे, और आई थिंक पूरा वैक्सीनेशन होने में एक पपी को 4.5 से 5 महीने लग जाते हैं। अच्छा विजय जी, आप बताइए, आजकल जो बड़े डॉग्स हैं उसमें हम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? मतलब सीरियस प्रॉब्लम नहीं, जैसे कैंसर वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो तो कुछ अनकॉमन होती हैं। आपके पास डेली किस चीज़ के लिए लोग आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्यों होता है सब चीज़? मतलब आप मुझे बताइए 3 बीमारियां जो सबसे कॉमन है हाउस होल्ड पेट्स में।
सबसे कॉमन प्रॉब्लम है स्किन इन्फेक्शन यानी कि डर्मेटाइटिस। सेकंड है ईयर इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस, ये सेकंड बहुत कॉमन है। थर्ड जो है लीवर किडनी का इश्यूज, ये बहुत कॉमन में मिलेगी आपको। 3 डिजीज़ जो है आपको कॉमन मिलेगी। तो अब हम डिजीज़ वाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपका डॉग इन तीनों में से किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा पॉडकास्ट। नहीं भी कर रहा तो आप पूछ सकते हैं कि हमारे डॉग को ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है और इसके हम क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्किन एलर्जीज से। स्किन एलर्जीज़ के कॉमन कॉजेज़ क्या क्या होते हैं डॉक्टर विजय? स्किन एलर्जी का कॉमन कॉज है, सबसे पहले जो कॉमन कॉज हो सकता है वो डाइट से रिलेटेड है कि जैसे कि क्या डाइट देनी है। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो स्किन में जो हमें पता नहीं होता है क्या देना है क्या नहीं देना है। जैसे बहुत से लोग जो हैं डॉग्स को वीट दे देते हैं। वीट जो है सबसे, या फिर कोई डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क बहुत सी बार जो है रिएक्ट कर जाता है बॉडी में। जैसे पपीज़ को अगर आप दे दो मिल्क एकदम से लाके तो वो प्रॉब्लम ये कर सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, उससे डायरिया हो जाता है। और जैसे ग्लूटन है, वीट अगर आप दोगे तो उसमें ग्लूटन है, तो ये कुछ ब्रीड्स, सारे डॉग्स नहीं, बहुत सारे डॉग्स जो है उसको कोई डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुछ ब्रीड है अगर वो अगर उनको ग्लूटन या फिर कोई एग्स, मीट, एनिमल प्रोटीन या फिर प्लांट प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उनको क्या खाना देना है क्या नहीं देना है। जैसे बहुत से लोग क्या है मीठा बहुत सारा दे देता है, स्पाइसी फूड, ये सारे फूड अगर आप दोगे तो ये भी कहीं ना कहीं डॉग्स को प्रॉब्लम करेगा स्किन का। सेकंड चीज़ है कि आपको टिक्स इन्फेस्टेशन, माइट्स इन्फेस्टेशन, जितने भी फ्लीज हैं, एफएडी जितनी है, फ्लीज हो गया और माइट्स हो गया, ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको क्या करना है, कैसे क्या अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये कॉमन कॉज है स्किन का। तो टू समराइज, एक तो आपकी डाइट, ठीक है, और आपके आसपास टिक्स और फ्लीज जो हो रहे हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं स्किन एलर्जीज़ के। मैं इसमें एक प्रॉब्लम और ऐड करूँगा जो आप लोगों के सबके घर में है, और जितने भी पेट पेरेंट्स हैं, और मुझे पता है सबके घर में है लेकिन किसी को नहीं पता है, वो है आपका क्लीनिंग एजेंट, जिससे आप पोछा लगाते हैं, फिनाइल, लाइजॉल। इन सब में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो डॉग्स की स्किन को के लिए अच्छे नहीं होते लॉन्ग टर्म में। उन्हें एलर्जीज होंगी, इचिंग होती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको कोई दाना नहीं महसूस होगा, लेकिन उसको वहाँ पे रेडनेस होना शुरू हो जाएगी, इंटरनली डॉग परेशान रहेगा। सो स्किन एलर्जीज इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड इफ़ नॉट ट्रीटेड उसमें बाल झड़ने लगते हैं, कोट ख़राब होता है डॉग का, एंड कैन बिकम अ बिगर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। सो डाइट, maintaining ticks and fleas and maintaining a clean floor is the solution to this problem of yours. So दूसरी प्रॉब्लम पे अब आते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है ईयर इन्फेक्शन। ईयर इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हमें कैसे प्रॉपर क्लीनिंग, हाइजीन ईयर्स की रखना। जब आप बात कराते हो तो कॉटन प्लग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी पानी चले जाता है, अगर या फिर प्रॉपर हम उसको क्या करते हैं नहलाते हुए या कहीं भी कोई स्विमिंग वगैरह के लिए ले जाता है और पानी चले जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब उसको नहलाओ तो कॉटन प्लग कर दो, प्रॉपर टाइमली उसको एयर क्लीन कराना। एक्सेस सोच लो। अगर प्रॉपरली आप उसको क्या करना है एयर क्लीन करना है। अगर आप टाइमली उसको क्लीन नहीं करा रहे हो, वैसे ही आपने रखा हुआ है, तो उससे भी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स अ सेकेंड प्रॉब्लम, ईयर इन्फेक्शन। हम लोग कई बार अपने डॉग्स को घर पे खुद नहला देते हैं, तो बुरी बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मैं सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उनके ईयर्स को कैसे ड्राई रखना है अंदर से। क्योंकि होता क्या है, जब पानी सूखता नहीं है, बीट द स्किन और बीट द इनसाइड्स ऑफ द ईयर, वो मॉइस्चर पकड़ता है, और मॉइस्चर से क्या होता है, बीमारियाँ आती हैं। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट टू bathe your dog at home, bathe him the right way, clean his body properly and dry him thoroughly, beat ears or beat the fur. I think क्यों डॉक्टर विजय, फर भी तो उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार नहलाने के बाद जब हम गीला छोड़ देते हैं कुत्ते को तो वो भी एक फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहीं ना कहीं वो कॉज होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉब्लम्स में, जो आजकल आई थिंक मेरे डॉग को भी हुई है एक बार, लिवर और किडनी से रिलेटेड इशू। आई थिंक मैं तो जिस डॉग से मिल रहा हूँ वो आज की डेट पे, पहले वो हेल्दी होता है, बढ़िया डाइट पे जाता है, फिर जब वो मिडिल एज पे आने लगता है उसको किडनी लिवर इश्यूज शुरू हो जाते हैं, फिर वो एक स्पेशल डाइट पे जाता है, फिर वो स्पेशल डाइट से एक और स्पेशल डाइट पे जाएगा। आजकल हम इसी में चक्करों में लगे हुए हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है?
देखो लीवर किडनीज का सबसे मेन है कि पहले मैंने बताया कि आपको वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वैक्सीन प्रॉपरली करवाते हो तो लीवर किडनी बचे रहेंगे। लीवर किडनी मीन्स सबसे पहले लेप्टोस्पायरा या फिर लीवर के लिए भी और भी कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको अगर प्रॉपर उसका खाना, प्रॉपर आपका उसको कैसे वॉक कराना है, प्रॉपर कैसे उसके टाइमली एक्सरसाइज करवानी है, सारी चीज़ें। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, आप कितना वर्कआउट करा रहे हो, अगर वर्कआउट करा रहे हो उस हिसाब से डाइट आपको देनी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज डाइट के बारे में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं आई थिंक कैनाइन में। क्यों डॉक्टर विजय, आपको लगता है? बिल्कुल कंट्रोवर्सी है, क्या देना है क्या नहीं देना है। हाँ बिल्कुल। हम लोग फॉरेन फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ब्रीड स्पेसिफिक फार्मूलाज नहीं यूज़ कर रहे। हमें रेस नहीं समझ आ रहा कि एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर एक वर्किंग डॉग को चाहिए तो क्या वो एक्स अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक पेट डॉग को चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे इंसानों में होता है, मैं हर चीज़ ना इंसान का एग्जांपल देख के समझाता हूँ। अगर मुझे बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, मुझे वेट गेनिंग नहीं करना, तो मैं अननेसेसरी वे प्रोटीन्स या क्रेटीन या सप्लीमेंट्स नहीं लूँगा, राइट। सो सिमिलर वे वी कांट गिव हाई प्रोटीन और हाई फैट और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट टू अ डॉग हु इज़ नॉट फंक्शनिंग दैट मच। जो सिर्फ 15-15 मिनट वॉक पे जाता है, उसको आपको डाइट में कार्ब्स कम रखने हैं, फैट कम रखना है, प्रोटीन कम रखना है, जिसकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। और ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, लिवर इश्यूज होंगे। बिल्कुल आपको एज के अकॉर्डिंग देखना है। अगर वो ग्रोइंग एज में है तो उसमें प्रोटीन आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा और कार्ब्स भी मॉडरेट रखने पड़ेंगे और फाइबर डाइट्स भी मॉडरेट रखनी पड़ेगी। लेकिन जब वो एक ग्रोथ अचीव कर ली है और आपका अगर उसका कोई ज़्यादा वर्किंग डॉग्स नहीं है, आप कहीं उसको ज़्यादा वॉक नहीं कराते हो, प्रॉपर उसकी एक्सरसाइज नहीं कराते हो, तो फिर भी आप उसको एक्सेस प्रोटीन दोगे, एक्सेस डाइट दोगे, तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं करेगा। तो आपको ये देखना है कि मेंटेनेंस डाइट, उसको प्रॉपर मेंटेनेंस, उसके लिए थंब रूल ये है कि आप मैक्सिमम फाइबर, मॉडरेट प्रोटीन और मिनिमम कार्ब्स आप यूज़ करोगे, तो उससे जो है ओबेसिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो लीवर में प्रॉब्लम करेगा। फैटी लीवर सिरोसिस, कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी की वजह से जॉइंट्स इशूज़, हार्ट प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ये सारा का सारा कोरिलेटेड है। तो सबसे मेन है डाइट से ही हर डिजीज़ होती है। अगर वो आप प्रॉपर कर रहे हो, प्रॉपर आप वर्किंग करा रहे हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। So let me tell you guys, diet is very important and there's no thumb rule which is breed specific or which is age specific. Diet changes from a puppy to an adult dog to an old dog. जैसे डॉक्टर विजय ने बोला, शुरू में पपीहुड में हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट, फिर जब डॉग अपना ग्रोथ अचीव कर लेगा फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद हमें डॉग्स की नीड को समझना है, उसका कितना एक्सरसाइज हो रहा है, कितना एक्सरसाइज नहीं हो रहा, उसकी बीमारी है नहीं है, और वो डाइट को हमें हमेशा कंट्रोल करके रखना है उसके एज के हिसाब से, उसके बिल्ड के हिसाब से और उसके डेली मूवमेंट के हिसाब से। तो अगर आपको कोई भी बोले कि नहीं मेरा डॉग ने ये खाया, मेरा डॉग इतना फिट है, आप अपने डॉग को भी खिलाओ, तो नहीं। हमेशा एनालाइज द सिचुएशन, एनालाइज योर डॉग। एवरी डॉग हैज़ अ डिफरेंट एनाटॉमी, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, जस्ट लाइक अस। सो हमेशा हर चीज़ कंट्रोल्ड, चेक्ड और वेरीफाई करके दीजिएगा। बीट डॉग फूड, बीट घर का खाना, हमेशा बैलेंस्ड और हमेशा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉग, नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट कि आज इतना खाना बच गया तो इतना दे देते हैं। बिकॉज let's be honest, we are here to take care of the dogs because we are a smarter species and it's a moral responsibility to do so. And I think हम लोग उनको ना कुछ वापस भी दे रहे हैं। इतने हज़ारों सालों से उन्होंने हमारी मदद करी है, helping us in hunting, sniffing। अब वो कंपेनियन एनिमल है तो हमें भी वो रोल निभाना चाहिए, कंपेनियन एनिमल का, बाय अंडरस्टैंडिंग देम। ऑल्सो मिस्टर विजय, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना इम्यूनिटी के बारे में कुछ नहीं करते डॉग्स की। मतलब जैसे एक पपी बड़ा हो रहा है, उसको सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, अब वो बड़ा, ये मैं ह्यूमंस के लिए भी बोलूँगा। अभी मैं बताता हूँ, हम लोग जो हमारी जनरेशन है, हम लोग तो आई थिंक बचपन में मिट्टी में खेले हैं, बड़े हुए हैं, नाली में से बॉल निकालते थे, सुखा के क्रिकेट खेलते थे। आई थिंक आजकल के बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं हो रहा। सिमिलरली आई थिंक आजकल के पपीज़ भी इतना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बड़े हो रहे हैं, उनको जैसे मैं बताता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, उसका डॉग है तो उसको पॉलन से एलर्जी है, वो छींकता है, उसे डस्ट से एलर्जी। मतलब सोचो एक डॉग को डस्ट से एलर्जी। तो आई थिंक हम लोग इन सब चीज़ों पर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एंड आई पर्सनली बिलीव दैट वी शुड गेट सम herbal and Ayurvedic ingredients into a dog's lives. We should help increase their immunity. We can give them,
Giloy in a better palatable form. We can give them Mulethi in a palatable form, and a lot of the things are there which will generally increase your dog's immunity. And I think जो क्लीनर भी, मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर विजय, मैं अपने घर पे क्या यूज़ करता हूँ. मैं नीम की पत्तियाँ लेता हूँ, नीम की पत्तियों को पानी में भिगो के रखता हूँ. एक रात पत्ती निकाली, उसमें थोड़ा सा ब्लैक क्यूमिन ऑयल ऐड करा और पोछा मार दिया. अब वो डॉग चाटेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स वर्किंग एट डिसइंफेक्टेंट एंड इट हैज़ अ गुड स्मेल. सो आपको क्या लगता है कि क्लीनिंग एजेंट में हमें क्या हर्बल पे चूज़ करना चाहिए, या हमें जो चल रहा है वो चलते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है. आपने जो बोला कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस सबसे मेन है. अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग एज सच फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हो, जैसे कि आपने बताया कि कोई स्ट्रॉन्ग यूज़ कर रहे हो, उस पर फिर डॉग आके बैठता है, तो उसकी हर डॉग्स को तो नहीं होती, लेकिन बेसिकली जैसे बुलीज़ है, अमेरिकन बुली, पाकिस्तानी बुली, पिट बुल, इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे इसको, तो उसमें क्या होता है, स्किन में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है. तो सबसे सेफ अच्छा रहेगा कि हम जो है हर्बल डिसइंफेक्टेंट पे जा सकते हैं. जैसे आपने बताया कि हर्बल अगर होगा तो अगर वो लीक भी कर दे या फिर उसमें डायरेक्ट बैठ भी जाए तो स्किन में कोई एलर्जी नहीं होगी. तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम एक हर्बल को सेलेक्ट कर सकते हैं स्किन डिसइंफेक्टेंट के लिए. So guys, I am all in for herbal ingredients nowadays. I believe जो रे आयुर्वेदा का मूवमेंट चल रहा है आजकल across the world, that should not be restricted to humans alone, because we are the ones who introduced chemical-based food and chemical-based toys, products to animals. Now it's our duty to bring back the natural healing and the healing in the right way. So I think by this we would like to conclude our episode for today. And Dr. Vijay, it was great to be here. And कोशिश करेंगे आगे और भी हम बातें करें. एंड अगर मैं 5 मिनट में जिस देना चाहूँ इस एपिसोड का, तो सबसे पहले हमने बात करी पपीज़ की. जैसे डॉक्टर विजय ने बोला, आप हमेशा या तो पपी अडॉप्ट करिए किसी NGO से, या फिर अगर आपको ख़रीदना है या पपी बाय करना है, जो कि वैसे हम प्रमोट नहीं करते, अगर करना है तब भी आपको आपको एक स्पेसिफिक ब्रीड चाहिए, पहले आप ब्रीड के बारे में रिसर्च करो. उसका फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स कितना है, उसका मेंटल स्टिमुलेशन रिक्वायरमेंट कितना है, वो क्या खाएगा, क्या खर्चा होगा, कैसे उसे पालेंगे. फिर आप ब्रीडर ढूंढो जो एथिकल ब्रीडिंग में इन्वॉल्व हो, जीन पूल का ध्यान रखे, ब्लड लाइन का ध्यान रखे. देन 2 months ऑफ एज पे आपको वो पपी लेना है. आपको उसका वैक्सीनेशन का ध्यान रखना है, आपको उसको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. आपको देखना है वो किस तरीके के केमिकल से इंटरैक्ट कर रहा है थ्रू आउट. ज़मीन पे क्या है, हवा में क्या है. तो इससे आपकी जो नेचुरल डे टू डे कॉमन प्रॉब्लम्स है वो बंद होंगी. तो न्यूट्रिशन, environmental sensitization is very important when you get a dog. And one thing that we did not discuss about is understanding the behavior of the puppy. क्योंकि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं डॉक्टर विजय, मेरे ख्याल से एक डॉग कैसे बताएगा कि मान लीजिए उसका लिवर ख़राब है, उसके सिम्टम क्या होंगे? जैसे कि किसी को लीवर प्रॉब्लम होगी तो वो आपको अपने आप उसका लगने लग जाएगा, वो थोड़ा सा खाना कम करेगा. अगर आप स्टूल भी देखोगे तो बहुत सारे केसेस में उसका स्टूल जो है डार्क कलर का आने लगता है. थोड़ा सा अगर आप नोटिस करोगे कि उसका डाइट कम होगा, ये तो मेन है. स्वेलिंग आने लगेगी बॉडी के अंदर. और भी अगर आप देखोगे कि जो ऐसे नॉर्मली वो एक्टिव रहता है उतना एक्टिव नहीं रहेगा. ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली आपको सो बिहेवियर फॉर्म में आपको हमेशा ध्यान रखना है. अगर आपका डॉग खाना कम कर रहा है, आपका डॉग अगर कोने में जाके बैठ रहा है, आपका डॉग अननेसेसरी इचिंग कर रहा है, आपको उसे तुरंत दिखाना है डॉक्टर को. ये मत सोचिए कि वो आज आलसी हो गया है, आज गर्मी बहुत है. नहीं, ऐसा नहीं होता. डॉग का सबसे कॉमन सिम्टम होता है फूड छोड़ना किसी भी बीमारी का, और दूसरा आप चेक कर सकते हो उसके स्टूल से. सो यहाँ पे हम अपना आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं. थैंक यू डॉक्टर विजय फॉर बीइंग हियर. आई होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा था. थैंक यू. एंड फ्रॉम दैट आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ दिस एपिसोड, जो हमने शुरू में डिस्कस करा, व्हाट इज़ द राइट एज टू गेट अ पपी एंड until what age should we fully vaccinate him? So it's a 2-part question. I'll be expecting your answers in the comment box as well as DM. Do not forget, if you give answer to all the right questions asked in all the episodes, you'll get a very big hamper at the end of the day and the end of the series. And
more surprises for you. Thank you.